अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वेव्स। ठीक है, वेव्स। वेव्स बेसिकली बोला किसको जाता है? वेव्स इज सिंपली waves is basically transfer of एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव्स। ठीक है, वेव्स मल्टीपल हमने देखा है, वाटर वेव्स भी होती हैं जिसको हम टाइड्स वगैरह कहते हैं, सब है। ठीक है, लेकिन एक ही फंक्शन है सबका, क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लाएं तो उसमें भी एक वेव बनती है। वेव बन किस तरीके से रही है? बेसिकली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है। अच्छा, किस तरीके से ट्रांसफर होती है अगर हम उस पर बात करें तो बेसिकली वेव्स आर डिस्क्राइब्ड एज ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये बेसिकली फंडामेंटल चीज है वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या है, इस तरीके से ट्रेवल करती है। ठीक है, वेव की मोशन के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से, जो मैंने लिखा है ऊपर कि ऑसिलेशन होती है, वाइब्रेशन होती है, तो ये वाइब्रेशन किस चीज की होती है सबसे पहली चीज, और किस तरीके से होती है। अच्छा, टू अंडरस्टैंड दैट हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क मैंने कहां पे लिखा है? अंडर द हेडिंग ऑफ वेव मोशन, यानी ये दोनों चीज ऑफ वेव मोशन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ट्रांसफर वेव्स का। सबसे पहले ट्रांसफर वेव की फंडामेंटल पॉइंट ये है द मोशन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर वेव एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास ट्रांसफर वेव की एक बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट आर ट्रांसफर वेव? waves those waves which the motion of the vibration is perpendicular to the wave energy। longitudinal में क्या होता है? पूरी मैं एज इट इज कॉपी लिखूंगा, सिर्फ एक अल्फाज का फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क सिंपली ये है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं, एक वेव ये है हमारे पास, सॉरी फॉर द ड्राइंग।
थोड़ी समझनी पड़ेगी, समझा देता हूँ। ये वेव क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखें एक रोप है, लेट्स से दिस इज अ रोप, दिस रोप हैज पार्टिकल्स, जाहिर है किसी ना किसी चीज से बनी हुई है, उसके पार्टिकल्स है, ठीक है। जब मैं इस वेव में इस रोप में एनर्जी ट्रांसफर करूंगा, एनर्जी कैसे ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने लेट्स से यहां से मैंने इस वेव को ऑसिलेट करना शुरू किया अप एंड डाउन, एट दिस पॉइंट दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, मैं देखूंगा कि मैं अप एंड डाउन ऑसिलेशन कहां मूव कर रहा हूं, मैं ऑसिलेशन क्रिएट कर रहा हूं फ्रॉम द ऑन द लेफ्ट साइड, but I can see that the rope is oscillating on the right side also, और मैं कह सकता हूँ ये शायद मेरे पास 10 मीटर की लेंथ हो तब भी, ठीक है। कहने का मकसद क्या है कि बेसिकली जो मेरी मोशन है वो क्रिएट क्या कर रही है, वो एक एनर्जी क्रिएट कर रही है, और उस एनर्जी की डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी इज टुवर्ड्स द राइट। मोशन ऑफ एनर्जी इज टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, इट्स हॉरिजॉन्टली। बट इफ आई से अगर इस पॉइंट पे कोई एक मेरे पास पार्टिकल है, तो जो उस पार्टिकल की वाइब्रेशन होगी, दैट वाइब्रेशन विल बी अप एंड डाउन, दैट मीन्स दे आर मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। किस तरीके से, वाइब्रेशन हमारी वर्टिकल है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तभी हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। बट अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल क्या है। अच्छा, ट्रांसफर वेव्स अभी हम डिटेल में आएंगे, ट्रांसफर वेव किस किस में होती है, क्या होती है, क्या खासियत है इसकी, सिर्फ बेसिक्स समझा रहा हूँ अभी कि ट्रांसफर वेव क्या है। अच्छा, ये क्या है भाई, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनेगी यहाँ पे, इसको मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, और मैं दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, हमारे पास स्प्रिंग होता है, मैंने क्या किया, उस स्प्रिंग को एक जगह से फिक्स किया, और उसको मैंने यहां से ऑसिलेट कराया। अब जाहिर है मैं इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट तो नहीं करा सकता, इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ या कंप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टली। लेट्स से मेरे पास इस पॉइंट पे अगर एक ये पार्टिकल है, दैट पार्टिकल विल ऑसिलेट हॉरिजॉन्टली। नाउ यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर वाली चीज नहीं है जो ट्रांसफर वेव में थी, मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को एक जगह से अटैच किया, उसको दूसरी तरफ से लेफ्ट तरीके से मैंने जब एनर्जी करूंगा, अब एनर्जी मैं किस तरीके से करता हूँ, बाय स्ट्रेचिंग और बाय कंप्रेसिंग, ठीक है। तो पार्टिकल जो होंगे इसके अंदर, इस स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे, दैट पार्टिकल्स विल ऑसिलेट टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट क्रिएट करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे देखें दोनों वाइब्रेशन और एनर्जी दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। रेहान आ गए।
ओके ओके, अच्छा जी, यहाँ हमारे पास स्प्रिंग है, एक हमारे पास एक रोप है, हमने उस पर बात कर ली। अब मैं आपको समझाता हूँ इनकी ग्राफ्स को रीड किस तरीके से किया जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। लेट्स से ये मेरे पास ये वेव वो वेव है जब ये अपनी व्हेन देयर इज नो ऑसिलेशन ऑन द वेव। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसफर वेव की, रोप की बात कर रहा हूँ। एट ये जो हमारे पास पोजीशन होती है, इस पोजीशन को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, यस यस रेहान कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। ये ओके, जो मीटिंग है किस किस बजे शुरू हुई थी? अभी 5 मिनट हुए हैं हार्डली। ठीक। ठीक है, अभी कुछ नहीं, आपने अपने कुछ मिस नहीं किया इतना, बस आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, ये हमारा वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। ठीक है, इस ग्राफ में एक होता है एम्पलीट्यूड। जाहिर है पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम कितनी पोजीशन तक गए, दैट पोजीशन दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस डिस्टेंस को मैं लिखूंगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड। याद रहे ये वो पॉइंट है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टिल इट्स मैक्सिमम पोजीशन। अब मैक्सिमम पोजीशन है दो तरीके से। मैक्सिमम पोजीशन को मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द मैक्सिमम पोजीशन, इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं, दिस कुड बी द मैक्सिमम पोजीशन और दिस कुड बी द मैक्सिमम पोजीशन। ये दोनों मेरे पास मैक्सिमम पोजीशन है। मतलब क्या है कहने का कि ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड ही है। एम्पलीट्यूड which is represented by small a। अब दो मैंने जो एम्पलीट्यूड्स बनाए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मतलब क्या है, सिंपल डायरेक्शन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सिंपल एक डायरेक्शन का फर्क है। ये मूवमेंट ऊपर हो रही होगी तो ये डाउन वाली क्या होगी, मूवमेंट नीचे हो रही होगी। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमेशा अपनी एक हैबिट बना लो कि ऊपर वाली पोजीशन को हमेशा पॉजिटिव लेना, नीचे वाली को, ये दिस इज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दिस इज नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, नेगेटिव एम्पलीट्यूड वाले को बोला जाता है, इसका एक अच्छा सा अल्फाज है जो कि एग्जामिनर हमसे सुनना चाहेगा, तो ये है ड्रॉप। और पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को बोला जाता है अब आ जाए, इतना काफी है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर वेव। ठीक है, अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल में एक, अगर मैंने इस पॉइंट को अगर मैं अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, अब पहले इसका आप समझ लें, इसका बेसिकली शो क्या कर रहा है ये आपको दिख रहा होगा। इस वेव में आपको दिख रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूं तो at this position the distance between these string is less as compared to this point। यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज्यादा है, एक चीज को शो करता है। वो चीज क्या है, वो इसको हम कहते हैं, उनके भी अच्छे नाम है, वो है ब्लू वाले को मैं कह रहा हूं कंप्रेशन, रेड वाला होता है हमारे पास रेयरफेक्शन।
व्हाट इज कंप्रेशन, व्हाट इज रेफ्रिक्शन? कंप्रेशन हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे जो हमारे पार्टिकल की मूवमेंट है, यानी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है। फर्स्ट अल्फाज देखें, मैंने जब ट्रांसफर वेव आपको कहा तो मैंने ट्रांसफर वेव में क्या बात करी? मैंने बात करी क्रस्ट की, मैंने बात करी ट्रफ की, और इनको कंपेयर किससे किया? एम्पलीट्यूड से। बट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मैं क्या अल्फा इस्तेमाल कर रहा हूं? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। और इन दोनों में फर्क क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर। प्रेशर ऑफ व्हाट? प्रेशर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है? कंप्रेशन वो रीजन है जहां पे मोर प्रेशर है, रेयरफेक्शन वो एरिया है जहां पे लेस प्रेशर है। फिर से कह रहा हूं, प्रेशर क्या है? प्रेशर है सिंपली मॉलिक्यूल्स की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से। ठीक है? रेयान एंड फवाज, कोई सवाल है यहाँ तो प्लीज पूछ लें। ये हमारे पास है क्या? ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया, बेसिकली आपको दो तरीके बता दिए कि दो तरीके की वेव्स होती है हमारे पास, एक ट्रांसफर वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव में क्या फर्क है? बेसिक फर्क है उनके पार्टिकल मूवमेंट और एनर्जी की मूवमेंट का। ठीक है? फिर दो तरीके के ग्राफ आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का सच कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है? मैं पहले बता दूं, लॉन्गिट्यूडनल का हमेशा जो भी पूछा जाएगा, जो मैंने यहाँ पे स्प्रिंग टाइप बनाया यही पूछा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वो स्प्रिंग की जगह आपको यूं लाइन शो करके दिखाते हैं। सॉरी, लेंथ हमेशा एक ही होगी। ठीक है? बट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कहीं जगहों पे ज्यादा होंगे, कहीं जगहों पे कम होंगे। जहां पे कम होंगे उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। जहां पे ज्यादा डिस्टेंस होगा वहां उसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास वेव्स की तीन मैं कहूंगा इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वो क्या है? कि वेव्स कैन, नंबर वन, रिफ्लेक्ट, refract, and the third one is diffract. क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं आप इसको, एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं कि वेव, ये तीन चीजें अगर कोई चीज वेव है तो तीन चीजें कर सकती है। आइदर इट कुड रिफ्लेक्ट, इट कुड रिफ्रैक्ट, और इट कुड डायफ्रैक्ट। डायफ्रैक्ट की अगर मैं स्पेलिंग लिखूं तो इट्स डायफ्रैक्ट। चले, मेरा सवाल है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्शन? Reflection is nothing but reflection is just a refract। क्या है? Refract is just a bending of light. रेयान एंड फवाज, आप लोग ओ लेवल्स के हैं, आईजीसीएससी के? IGCSE। ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास डायफ्रैक्ट। डायफ्रैक्ट क्या है? बेसिकली passing a wave through a small
गैप। सबसे पहले आ जाए रिफ्लेक्शन पे। वॉशन भाई, रिफ्लेक्शन को हम जल्दी से अगर कवर करें तो हम दो लॉस पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन में। पहला लॉ है बहुत बेसिक लॉ। वो लॉ ये है कि इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ सरफेस एंड लेट्स से कोई एक वेव आ रही है टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब क्या है कि ये बेंड बाउंस बैक कर जाएगी। ये एक बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसमें एक और रे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नॉर्मल। ये वेव के नाम होते हैं, ये दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज नॉर्मल। दिस इज फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, this is normal to the surface, what is normal to the surface, मतलब नॉर्मल क्या है, क्या मतलब नॉर्मल टू सरफेस? भाई सिंपल, सरफेस एक इमेजिनरी लाइन है, तभी मैंने इसको डॉटेड लाइन बनाई है। इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर लाइन ऑन सरफेस, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन बना दी, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल टू सरफेस, ठीक है। सरफेस अगर मेरे पास ऐसे आ गई, क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर लाइन जो इसको 90 डिग्री पे पास कर रही हो बिल्कुल, दिस इज नॉर्मल। और इस वेव को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्टेड वेव। फर्स्ट लॉ में क्या कहा है, फर्स्ट लॉ में सिंपल एक बेसिक बात कही है, उसने ये कहा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड वेव शुड लाई ऑन सेम प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन इज दिस, ठीक है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ये तीनों चीजें सेम सरफेस पे होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको ड्राइंग में दिखा दिया। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection. What is angle of incidence? Angle of incidence is that angle, हमेशा याद रखिएगा, एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ पे आई थिंक कोई साइंस, रॉकेट साइंस है नहीं। एंगल ऑफ, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा गलत बनाया, लेकिन आप लोग को समझ आ जाएगा। कहना क्या है, सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, सेकंड लॉ ये कहता है कोई भी एक रे आई एक सरफेस पे, उसने टच किया और वो बाउंस बैक हो गई, तो जितने डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे होगा, उतना ही फ्रॉम द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है, दैट मीन्स ये भी 30 डिग्री होगा। This is the second law, which is most important law in reflection. कोई सवाल? इससे ज्यादा और कोई लॉजिक है नहीं। सिंपल आपने एक चीज ख्याल रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये एंगल मैंने ये नहीं बनाया,
यहाँ पे नॉर्मल और सरफेस के बीच में नहीं बनाया, मैंने एंगल कौन सा बनाया, एक जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई उसके उनके और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच वाला एंगल। सवाल क्या आता है, एमसीक्यूज बहुत मिलेंगे आपको। ये एंगल दे दिया हो आपको, दिस इज लेट्स से 60 डिग्री, और उसने पूछा हो कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से निकलेगा। हमें, मैंने आपको क्या बताया, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इट इज मेकिंग 90 डिग्री, द इमेजिनरी लाइन और जो सरफेस है दैट इज 90 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो बाकी रिमेनिंग कितना आएगा, ऑब्वियसली 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री है दैट मींस ये भी 30 डिग्री होगा। आ जाए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन। अल्फाज है, एक रिफ्लेक्शन है, दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने जिस तरीके से लिखवा है, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। हमेशा याद रखिएगा, सवाल है बेंडिंग, सवाल एक जहन में आता है यार बेंड क्यों हो रही है लाइट। हमेशा याद रखिएगा बेंडिंग हमेशा एक ही वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड। जहां पे भी चेंज ऑफ स्पीड आ जाएगा, अब वो चेंज किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं पे भी चेंज ऑफ स्पीड आ जाए आपको पता होना चाहिए क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाएगी। अब ये चेंज ऑफ स्पीड किस तरीके से करेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, मीडियम के साथ खेलना है। मीडियम का हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज मीडियम। लेट्स से मेरे पास ये एक पीस ऑफ ग्लास है, और बाहर क्या इसके, ऑब्वियसली एयर है, ठीक है। क्या होगा, होता ये है लाइट आई मेरे पास, आने वाली लाइट को क्या नाम दिया मैंने, इंसिडेंट रे। ऑलवेज रिमेंबर, आने वाली लाइट इज इंसिडेंट रे, जाने वाली क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज इंसिडेंट रे, ये आई इस सरफेस पे, ठीक है। होगा क्या, ये बेंड कर जाएगी। ये बेंड किस तरीके से करी मैं बताता हूं, पहले मैं बना लूं। बेंड यूं हो गई है, अब आपको दिख रहा होगा, ये मैंने जानबूझ के थोड़ी सी बेंड बनाई है ताकि आपको दिख रहा हो कि बेंड हो। अगर मैं इस रे को कंटिन्यूअस बनाऊं तो उस कंटिन्यूअस इसका शेप कुछ ये यूं होनी चाहिए थी, मगर ये बेंड हुई हुई है, तभी मैंने इसको टूवर्ड्स थोड़ा सा लेफ्ट बेंड कर दिया है। और जैसी अब यहाँ पे ये दोबारा बेंड होगी, क्यों, अब ये इस, ये है क्या, इसको मैंने मेंशन नहीं किया, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये है क्या, पीस ऑफ ग्लास, अच्छा सॉरी किया हुआ है, ठीक है। अब मीडियम जैसे चेंज होगा ये दोबारा बेंड कर जाएगी, एरो बनाना बहुत जरूरी है, वेव के चैप्टर में एरो बना के दिखा देते हैं। ये अब हो क्या रहा है इसको समझ में, ये हो क्या रहा है भाई, मेरे पास आउटर सरफेस पे, आउटर बाहर वाला एरिया जितना भी इस रेक्टेंगल के बाहर एयर है, एयर है, या मैं इसको बोल दूं एक ऐसी जगह है जो लेस डेंस हो, क्या हो, लेस डेंस हो। और एक पीस ऑफ ग्लास है, पीस ऑफ ग्लास इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब क्या है कहने का, कि एक डेंसर मीडियम है। मैंने आप लोग क्या कहा,
बेंडिंग क्यों होगी? बेंडिंग हमेशा एक वजह से होगी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से। अब डिपेंड करता है स्पीड ऑफ लाइट मैं किस तरीके से चेंज कर रहा हूँ। भाई मैं इस तरीके से भी चेंज कर सकता हूँ कि मैं उसको डिफरेंट मीडियम से पास कर दूं। स्पीड चेंज होगी, बेंडिंग शो होगी जिस तरीके से मुझे इधर शो हो रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, बहुत जरूरी इस टॉपिक में बहुत जरूरी सी चीज जो है वो ये है, थोड़ा सा लिख लूं इसको। ये बनाई कैसे मैंने, ठीक है। ये मैं अगर इसको बनाऊं वेव को, इसी इंसिडेंट रे को मैं अगर कंटिन्यू करूं तो वो कुछ यूं होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या किया, इसको टुवर्ड्स द लेफ्ट बेंड किया। क्यों? ये यूं भी तो बेंड हो सकती थी। भाई हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, नोट करके लिखवा रहा हूं ताकि जहन में ये बात हमेशा रहे। नोट, एज लाइट enters the denser medium, it will bend towards normal. It will bend towards normal. फवाज एंड रयान, अगर ये बात समझना है तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन को इंसिडेंट को मैं एक्सटेंड करूं तो कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होनी थी इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक्सटेंड होना चाहिए था इसको, बट मैंने क्या किया, इस बैंड को, इसको बैंड करने के लिए एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन को मैंने कम कर दिया, जस्ट टू शो के जो लाइट जो रे है हमारी वो बेंड हो रही है कहाँ पे, टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है? नॉर्मल मैंने ये बनाया ब्लू से, इमेजिनरी जो डॉटेड लाइन बनाई है, दिस इज नॉर्मल। और ये वेव देख लें, ये थोड़ी सी मैंने लेफ्ट साइड पे बनाई है। इस वेव की मैं बात करूं, इनसाइड दिस पीस ऑफ ग्लास। अब as the light enters the denser medium it will bend towards the normal, इस्तेमाल किया मैंने। दूसरा मैं ये लिख सकता हूं, as light enters less dense medium क्या होगा, it will bend away from the normal। as light enters less medium it will bend away from normal। कोई सवाल? मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट एक ही है कि लाइट बेंड होगी, इसको हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड क्यों हो रही है? बिकॉज स्पीड चेंज हो रही है। अब हम आते हैं स्पीड पे भी आते हैं, स्पीड कब चेंज हो रही है, मतलब अगर चेंज हो रही है तो ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, अभी हम सब चीजों पे आएंगे, ठीक है। ये रे बनाना आपको आनी चाहिए। रे, इसको मैं क्या कहूँ, बेसिकली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड किस तरीके से आ रही है, टूवर्ड्स हो रही है, अवे हो रही है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे इसने एज इट मूव्स लेस, अब यहाँ पे क्या है, इस रीजन में एयर है, आउटर बॉक्स पे। अब मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाली लाइन पे। अब यहाँ पे नोट करें तो जो वेव आ रही है वो हायर डेंसिटी हायर डेंसिटी रीजन से लोअर डेंस रीजन से आ रही है। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना सिंपल ये चाह रहा हूँ
कि अगर मैं इस वेव को एक्सटेंड करूं इनसाइड दिस बॉक्स वाली को, तो ये वेव मुझे कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए थी, आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ी इस तरीके से ट्रेवल करनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दिया। ठीक है, मैंने इसका एंगल्स फ्रॉम द, ये एंगल मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखा दिया। क्यों? जस्ट टू शो कि इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहां मैंने पीस ऑफ ग्लास इस्तेमाल किया है। इट कुड बी, इट कुड बी वाटर। एक वाटर क्या है, वाटर भी एक हाई डेंसिटी रीजन है। कंपैरिजन किससे होगी? आपसे नहीं पूछा जाएगा कभी भी जितने भी पास पेपर आप करोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसने आपसे बोला कि ग्लास से पानी में जा रही है, कभी भी नहीं बोला होगा। उसने सिंपल एग्जांपल दी होगी, सिंपल एग्जांपल दी होगी कि एयर से ग्लास में जा रही होगी या एयर से पानी में, वाटर में जा रही है। ठीक है, वाटर में क्या होगा भाई, सिंपल यही चीज होगी वाटर में। ठीक है, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जैसे ही पानी से निकलेगी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव निकालने का। स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सिंपल दो चीजें चाहिए। दिस इज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है डिवाइड बाय टाइम होता है। यानी स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। डिस्टेंस कौन देगा? डिस्टेंस के लिए यहाँ पे मैं आपको एक नई टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज डिस्टेंस हमेशा हमें किस तरीके से मिलता है? बाय वेवलेंथ। टाइम किस तरीके से पता चलेगा? टाइम टाइम पीरियड से पता चलेगा। आ जाए, इस वेव में जो एक चीज रहती थी, वो चीज ये रहती थी कि मैंने यहाँ पे वेव्स बनाई। चलें एक नई पेज नई बना लेता हूँ ताकि साफ सुथरा लगे। ओके, ये कौन सी वेव है? इज दिस लॉन्ग? क्यों ट्रांसफर वेव? मुझे दिख रहा है जो डिस्टेंस, जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, इट इज परपेंडिकुलर। ओके, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बतानी है, वो ये चीज बतानी है कि यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज बिटवीन, वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which are in same phase। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया वर्ड सेम फेज। पहले ये समझाऊंगा सेम फेज का मतलब क्या है, बाकी डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव टू पॉइंट्स। ठीक है, मतलब क्या है भाई? मतलब ये है, मैंने ये वेव बनाई, इस वेव को मैंने आपको कहा इसमें मुझे दिख रहा है, इसमें ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। ये मेन पॉइंट्स हैं इस ग्राफ, इस कर्व के, इस वेव के। ये चार जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये चार मेन पॉइंट्स हैं जिसको हमने का नाम दिया, दीज आर क्रस्ट, दिस इज आल्सो क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, एंड दिस इज ट्रफ।
वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ पे आता हूं तो वेवलेंथ मैंने लिखा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। मतलब क्या है? सेम फेज का मतलब क्या है? अगर मैं क्रस्ट से मेजर कर रहा हूं तो मुझे डिस्टेंस किसका चाहिए होगा? बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट का। एक क्रस्ट यहाँ बन रहा है, उसके बाद वाला क्रस्ट कहाँ बन रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, that distance is called as wavelength which is represented by lambda. lambda इसको क्या कहते हैं? lambda. What is this? This is wavelength. What is wavelength? Distance between two points which are in same phase. सेम फेज मैंने आपको क्रस्ट के हिसाब से बता दिया कि क्रस्ट को मैंने कहा कि फेज हो गया है। फेज क्या है? मतलब कि भाई उस पॉइंट को जो होने चाहिए वो सेम पोजीशन पे होने चाहिए ऑफ दैट फेज। अब क्रस्ट, अगर मैं आप सवाल आता है कि भाई ट्रफ से आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। ट्रफ ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट, इन दोनों के बीच वाला जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। तो डिस्टेंस हमें किससे पता चल गया? लेमडा से। लेमडा वेवलेंथ से। यहाँ पे मैंने लिख दिया वेवलेंथ। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट one cycle. Time taken time taken by the wave to complete one cycle बोलूं या oscillation बोलूं, डोंट गेट कंफ्यूज, बात एक ही है, ठीक है। अब एक और मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूं और ये पॉइंट कंसिडर करूं, यानी ये भी सेम फेज में है। फेज का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि दोनों की पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। अगर क्रस्ट है तो क्रस्ट, अगर ट्रफ है तो ट्रफ, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब क्या है कि ये और ये भी ये भी डिस्टेंस क्या हो गया? ये लेमडा हो गया। टाइम पीरियड क्या आएगा भाई? स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल एंड एंडिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। ये जो दो डॉट्स मैंने बनाए हैं, मैं इन डॉट्स को हटा रहा हूं। ये जो दो डॉट्स हैं, ये एक दिखा रहा है कि एक वेव गई, बनी, ठीक है, एक क्रस्ट बना। फिर ऑब्वियसली उसी ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, एक ग्राफ कंप्लीट तभी होगा जब उसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ आएगा, ठीक है। और ये चीज सेम है किसमें? एक वेव, ये कंप्रेशन में जब मैं आऊंगा तो उसमें भी मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, बल्कि अभी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे वरना, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का एक वेव कब कंप्लीट हो रही है? जब एक वेव तब कंप्लीट होगी जब उसमें एक क्रस्ट एक ट्रफ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। दैट मींस ये एक पूरी कंप्लीट वेव है, यानी वन साइकिल कंप्लीट हो रही है। इतना जो टाइम लग जाएगा इसको, वो टाइम होगा हमारे पास टाइम पीरियड। अभी मैंने कोई एक्सेस वगैरह नहीं बनाया, वाई एक्सेस में क्या आ रहा है, एक्स एक्सेस में क्या आ रहा है, ठीक है। अभी ये सब मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बस समझ लें कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड इज distance, sorry, time period is time taken by the wave to complete one cycle या one oscillation. Wavelength क्या है? Distance between two points that are in same phase. टाइम पीरियड ये है। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ lambda divided by capital T. Time is represented, time period is represented by capital T. Always remember that. यहाँ पे इसी के नीचे एक वेव, एक और इक्वेशन बना रहा हूँ। वो इक्वेशन नहीं है, बेसिकली इक्वेशन नहीं है, एक और टर्म है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वन ओवर टाइम पीरियड।
1 over टाइम पीरियड, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कहने का, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय टी, और इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। 1/t क्या है, 1/t मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा एफ। डेरिवेशन कभी भी नहीं आएगी, सिंपल आप हमेशा याद रखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। ओके अच्छा, पहले मुझे बताएं यहाँ पे कोई सवाल है? अभी हमने बहुत बेसिक बेसिक बात करी है, अभी हमने कोई भी इतना कोई ऐसी बात नहीं करी जो बहुत वो हो, कंफ्यूजन हो। बहुत क्लियरली मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे लग रहा है, नहीं लग रहा, शायद गलत लग रहा हो, तो ये आप मुझे बताएं। एवरीथिंग इज क्लियर? फवाज एंड रेहान, जी। ओके परफेक्ट हो गया। ओके अब ये एक इक्वेशन को समझना जरूरी है, समझे क्या? पता तो चल गया भाई, स्पीड आपसे पूछे कैलकुलेट द स्पीड, आपने क्या करना है, आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही होगी, मतलब गिवन होगी सब कुछ क्वेश्चन में, लेकिन आपको कभी कभी निकालनी भी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे? जब आपको टाइम पीरियड पता हो, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगी। वेवलेंथ कैसे पता चलेगी? वही बात, ग्राफ गिवन होगा, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए वो किस तरीके से हमें लैम्डा निकाल, हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है, रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या कहता है? इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब क्या है, एज स्पीड इंक्रीजेस द लैम्डा विल इन ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हाट इज लैम्डा? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्पीड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बहुत इजी है, देख देख के पता चल गया, ठीक है? मगर अगर मैं आपसे पूछूं टाइम पीरियड को क्या होगा, उसको समझने के लिए आपने रिलेशन देखना होगा, टाइम और फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क है। ये चीज मैंने ऊपर भी लिखी थी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/टाइम। मैं टाइम को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं, फ्रीक्वेंसी को नीचे ले जाऊं, बात तो कोई मसला नहीं होगा। तो वो चीज मैंने यहाँ पे कर दी, टाइम को लेफ्ट पे ले गया, फ्रीक्वेंसी को डिनोमिनेटर में लेकर आ गया। अब मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ दैट वेव मस्ट डिक्रीज। यहाँ पे इनवर्स द रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए, ठीक है? स्पीड बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा। गिवन दैट at this point frequency must be constant। अब फ्रीक्वेंसी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वो बात याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी सोर्स पे। किस पे? डिपेंड्स ऑन सोर्स। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। सोर्स क्या है? सवाल ये है।
भाई मैं कह रहा हूं कि एक मेरे पास ये लाइट है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे एक सरफेस पे बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ सोर्स। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस मैं क्या करूं, कोई दूसरा लाइट यूज करूं। क्लियर है? वो कहाँ गया जहां मैंने अभी ये रोप बनाई थी। ये लेट्स से मैं कह रहा हूँ ये रोप है मेरे पास। इस रोप को ऑसिलेट कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। आई एम द सोर्स, आई एम द सोर्स हु इज क्रिएटिंग वेव ऑन दिस रोप, ठीक है। तो ऑसिलेशन मेरी क्या होगी, मैं अ, एक ही स्पीड से, एक ही फोर्स से अगर मैं इसको ऑसिलेट करूंगा, दैट मीन्स कि वो जो फ्रीक्वेंसी है दैट डज नॉट चेंज अनटिल अनलेस कोई दूसरा बंदा आके करे। जाहिर है उसकी स्पीड थोड़ी चेंज होगी तो सोर्स। तो मत कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है फ्रीक्वेंसी मस्ट बी कांस्टेंट, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी अनटिल अनलेस सोर्स चेंज हो। है। हम रिफ्रैक्शन पे थे, रिफ्रैक्शन पे हमने देखा कि रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होगी, चेंज ऑफ स्पीड पे होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये लिखवाने जा रहा हूं कि बेंडिंग हमने देख ली भाई, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब बात करेंगे स्पीड की, कि स्पीड ज्यादा होगी क्लास में या ज्यादा होगी एयर में। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, द लाइट, ये डेंसर रीजन था हमारे पास। इस डेंसर रीजन के लिए लिख रहा हूं स्पीड सॉरी, हाँ मैं क्या कह रहा था, एज लाइट इंटर, हाँ ठीक है, स्पीड की बात कर रहा था। तो भाई हमेशा याद रखिएगा डेंसर मीडियम में स्पीड डिक्रीज होगी और लेस मीडियम में स्पीड इंक्रीज होगी। सिंपल सी चीज है। स्पीड डेंस है एक रीजन, ठीक है, उधर स्पीड कम होगी, थोड़ी मुश्किलों से स्पीड थोड़ी पास होगी वेव हमारी, ठीक है। लेस डेंस हो, एयर हो, आराम से स्पीड इंक्रीज तेज हो जाती है एज कंपेयर टू डेंसर रीजन। अब मैंने आपको स्पीड बता दी, कोई मुझे बता सकता है डेंसर मीडियम में वेवलेंथ को क्या होगा, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? अब टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड वेवलेंथ। मैंने आपको क्या पता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड बढ़ी, वेवलेंथ बढ़ी। स्पीड डिक्रीज हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। कोई सवाल है?
एक चीज चेक करना चाह रहा हूँ, मुझे 2 मिनट। ओके, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने स्पीड पे बात कर ली, हमने वेवलेंथ पे बात कर ली, हमने देख लिया टूवर्ड्स द है ये किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। अच्छा, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग होगी, बेंडिंग टुवर्ड्स दी होगी, अवे होगी। अब एक और जहन में आता है सवाल कि भाई एंगल जो होगा वो ज्यादा, मतलब किस एंगल पे डिपेंड करता है ना, आई मीन टू से कितना मैं बेंड करूं। मैं ये भी कर सकता था कि इसको बिल्कुल ही बेंड कर करना है ना टुवर्ड्स द नॉर्मल, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट 90 डिग्री पे ले आऊं इस वेव को, मैं ऐसा भी कर सकता था। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है, ये चीज एक ही चीज पे डिपेंड करती है, और उस चीज को मैं नाम दे रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है वो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। What is refractive index? Refractive index is basically किसी भी मटेरियल का, either it could be a glass, it could be a water, उसकी एक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल कि वो कितना बेंड करती है लाइट। इसकी लिटरल डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि इसका मतलब क्या है। ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही लिखी है। ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ नंबर which is related to the speed of light in material and speed of light in vacuum. अब ऑब्वियसली एक स्पीड ऑफ लाइट है जो हमारे सन से हमारे अर्थ तक जो लाइट पहुंच रही है, हमारे हमें पता है बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ क्या है, एक वैक्यूम है। क्योंकि जब वैक्यूम से एक चीज आती है, एक लाइट आ रही है हमारे पास, दैट लाइट एज इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, उसमें स्पीड चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी तो मतलब रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा कैसे जाता है? एन से। एन इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली में आपको क्या याद होना चाहिए, वो आपने ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एन इज इक्वल टू साइन आई इज इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे
सबने गौर से सुनना है कि मैं बताने क्या लगा हूं। एक नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल है और मैंने इसको बेंड टूवर्ड्स दी, ये करना है मैंने टूवर्ड्स द कर दिया और फिर मैं इसको बेंड अवे कर दूंगा। ठीक है जी। ये क्या है, ये मेरे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा जी, ये है क्या, ये बेसिकली ग्लास है मेरे पास है। साइन आई और साइन आर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है इस टॉपिक। ठीक है, साइन आई और साइन आर का, और मैं एक एक ट्रिक भी बताऊंगा, वो भी आपने गौर करनी है। ठीक है भाई, व्हाट इज साइन आई, व्हाट इज आई, आई क्या है जो मैंने इस इक्वेशन पे लिखवा है, व्हाट इज आई भाई, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। What is R? R is angle of refraction, which is represented by small r. मतलब मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको I लिख देता हूँ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि बहुत छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या होगा, R होगा। ऑलवेज रिमेम्बर ये जो होगा ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल और रे के बीच में होगा एंगल। अब 2-3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप बोलोगे ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ के आ चुके हैं। यार आप मुझे साथ साथ ये बता दो, फवाज एंड रेयान, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई है जहन में तो प्लीज, या नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक कोई डाउट नहीं है। चले, ये लिखना था मैंने, ये मैंने लिख लिया, आपने पढ़ा होगा, आपको बात समझ आ गई होगी। कहने का मकसद क्या है, लेस डेंस, लेस डेंस क्या है भाई, ये एयर वाले रीजन, एयर कहाँ है, एयर आउट ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, वो रीजन एयर है, उसको मैंने एयर लेस डेंस बोला हुआ है। जैसी लेस डेंस से मोर डेंस वाले में जाएगी, मतलब इस रीजन की बात हो रही है, इस रीजन की, मतलब this is for that this particular I can say this is the plane of refraction। ठीक है, तो इसमें मेन चीज क्या है भाई, तो R होगा वो लेस होगा किससे, I से। व्हाट इज R,
R is refraction, angle of refraction. What is I? Angle of एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आर बोल रहा है कि आर जो होगा वो लेस होगा आई से, दैट मींस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब मैं बात करूं किस सरफेस की, इस पॉइंट पे जब प्लेन ये मैं देखूं एज अ रेफरेंस, तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम मोर डेंस रीजन टू लेस डेंस रीजन। और मैं ये कह सकता हूं जो हमारे पास एंगल आर होगा वो ग्रेटर होगा एंगल आई से। ठीक है, ये है क्या? ये बेसिकली एक लॉ है। उस लॉ का नाम क्या है? उस लॉ का नाम है स्नेल लॉ। नाम जरूरी नहीं है इतना, लेकिन पता होना चाहिए। स्नेल लॉ से हमें क्या पता चला? स्नेल लॉ ने हमें ये इक्वेशन दे दी ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। What is refractive index? Refractive index depends on the material. किस मटेरियल पे? either from vacuum, या तो किसी मटेरियल पे जा रही हो या एयर से किसी मटेरियल में जा रही हो। दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, ये एयर है, ये ग्लास है। मतलब इस लाइन के बिलो रेड जो लाइन बनाए, रेड को हम चेंज कर देते हैं ब्लैक में ताकि डिस्टिंग्विश कर सके। इस ब्लैक लाइन के बॉटम में जो है वो उसको हमने ग्लास बोला हुआ है, इस टॉप वाले को हमने एयर बोला हुआ है। एयर रीजन जो होगा वो लेस डेंस होगा, ग्लास जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा। यहाँ पे अगर मैं एंगल ऑफ नॉर्मल बनाऊं तो ये आई होगा, ये आर होगा। हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो हमेशा ग्लास का होगा या वाटर का होगा। पहली बात यानी अगर मैं यहाँ पे एन लिखूं तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं फॉर्मूला स्नेल लॉ का साइन आई ओवर साइन आर, तो ये एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट मटेरियल? दो मटेरियल हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है या वाटर हो सकता है। ठीक है, लेट्स से मैं कह बोल दिया ये ग्लास है। ऑलवेज रिमेम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो यहाँ एंगल आएगा वो वो किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए उस मटेरियल में बनने वाला एंगल। समझाता हूँ। बस ये आखिरी है, काफी लंबी क्लास हो गई है, बस आखिरी बात बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ भाई मैंने ये बनाई। ठीक है, अब मैंने इसको एंगल आई और आर क्यों बोला? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या। हमने बात कर ली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो एंगल है जो रिफ्लेक्टिव रे से नॉर्मल के बीच में हो। रिफ्रैक्टिव रे कौन सी है इसमें? वो ये है, अगर मैंने एरो यहाँ बना दिया, जाने वाली को हम क्या कहेंगे? ये आने वाली क्या है? इंसिडेंट। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे।
जो जा रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं आपसे कह रहा हूँ ये ग्लास है, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो साइन आर है, आर से तो इन दिस केस ये सिंपल केस है, जो हमारा एंगल आर है वो ग्लास में ही बन रहा है, दैट मीन्स हम वो वाली, अगर इफ दिस इज 30 देन इट वुड बी 60, तो मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं कर दूंगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 30, मुझे एंगल आर की वैल्यू, एन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, गुड हो गया। मसला क्या है, मसला यहाँ पे आता है, लेट्स से ये सरफेस है, ये एयर है, ये ग्लास है। अब आने वाली रे जो है वो कहाँ से आ रही है, वो नीचे से आ रही है। ये मैं बनाऊंगा इसका नॉर्मल सबसे पहले, और मुझे पता है नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल कर दूंगा, ये मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर दिया। यहाँ पे आने वाली वेव को क्या है, ये दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये रे कौन सी होनी चाहिए, जाने वाली है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। बट 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे ये लिखना चाहिए, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। परफेक्ट हो गया, दिस इज एंगल आई, दिस एंगल शुड बी एंगल आर। मगर 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 ये क्या शुरू हो गया, Sorry. समझ आ रहा है यार तुम लोगों को? जी। चले, गुड। अब एट दिस सिचुएशन अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं साइन आई ओवर साइन आर है मेरे पास, दिस इज एन। तो असूलन मुझे क्या करना चाहिए कि अगर ये एंगल मेरे पास लेट्स से आई इज इक्वल्स टू 30 है और आर इज इक्वल्स टू 60 है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था साइन 30 ओवर साइन 60 कर दे, सिंपल। यहाँ पे जो ट्रिक मैंने आपको बोली थी वो ट्रिक ये है कि हमेशा 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 n की वैल्यू, अगर n किसी भी ऑब्जेक्ट में given है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ n हमें निकालना है ऑफ ग्लास, वो आपसे पूछेगा, एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि ये जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है या वाटर है, ठीक है। तो अगर उसने बोला क्योंकि ये ग्लास और एयर की है, तो वो बोलेगा ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। मतलब क्या, हमेशा याद रखना, अब इस वाली बात को भूल जाना कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। हमेशा याद रखना, अगर ग्लास में जो एंगल बन रहा है वो एंगल तुम्हारे पास आर होगा, यानी इसका होगा, इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए साइन 60 ओवर साइन 30। फर्क समझ रहे हो, मैंने पहले क्या इक्वेशन लिखी थी, मैं लिख दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा था। मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, मैं कह रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास में हम क्या करते हैं, जो भी एंगल आर होता है ये हमेशा मटेरियल का होना चाहिए। मटेरियल में बनने वाला एंगल कौन सा है, एंगल जो मैंने आई को मेंशन किया हुआ है वो है, तो मैं इसका एक्चुअल लिख दूंगा साइन 60 ओवर साइन 30। दूसरे तरीके से अगर आप बुक देखें तो क्या करेगा, एग्जामिनर बोलेगा 1/n यूज कर लो, बट कंफ्यूजन होगी। कीप इट सिंपल, क्या करो, हमेशा जो मटेरियल हो उसके अंदर बनने वाला जो एंगल हो उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखो, बस बात इतनी सी है। यहाँ पे हमारे पास ये खत्म होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक। रिफ्लेक्ट, हाँ, कोई सवाल है?
फिर पूछ रहा हूँ, नहीं है तो नहीं है। हम बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। जी। आई होप आप लोग चीजें समझ आ गई हो। ठीक है, चले, काफी टाइम हो गया है, बस हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी, अच्छा कल क्लास हुई नहीं, कल पता नहीं क्यों नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए थी। उस क्लास को भी हमने कंप्लीट करना है। चले, कुछ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।